एजुकेलर में आप सभी का स्वागत है। 12th कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा है अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र। और लेखा शास्त्र में आज हम जो चैप्टर प्रारंभ करेंगे एनसीईआरटी की बुक से, चैप्टर 3 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का जो चैप्टर 3 का आज ये पहला वीडियो है, और इस वीडियो में मैं आपको इसके थियोरेटिकल पार्ट को बताऊंगा, समझाऊंगा। इसके बाद का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो अगले वीडियो से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे। तो एनसीईआरटी की बुक वॉल्यूम 1 नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट, अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते। तो आइए हम इसके थियोरेटिकल पार्ट को अब प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा कि पुनर्गठन, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है और उसमें साझेदार का प्रवेश। ठीक है, तो पुनर्गठन क्या होता है? विद्यमान समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। परिणाम स्वरूप वर्तमान समझौते का अंत होता है तथा उसके स्थान पर नया समझौता निर्मित होता है। देखिएगा, इस जो ये हमारा वाक्य लिखा हुआ है कि विद्यमान समझौता, मतलब कि कोई व्यापार चल रहा है। ठीक है, कोई साझेदारी व्यापार अभी चल रही है जिसमें 3 साझेदार हैं, ए बी सी, 3 साझेदार, 4 साझेदार। ठीक है, कितनों भी साझेदार हैं, और उन्होंने क्या किया, जब व्यापार प्रारंभ किया होगा तो उस समय इन्होंने समझौता किया होगा आपस में, अपना समझौते के अनुसार ये लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं। अब क्या होता है कि जो इनका समझौता था, विद्यमान समझौता, अभी का जो समझौता था उसमें क्या कर दिया इन्होंने, बदलाव कर दिया, परिवर्तन कर दिया। ठीक है, समझौते में कुछ बदलाव कर दिया। तो यही जो समझौते में इन्होंने बदलाव किया है उसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्गठन बोलते हैं। मतलब कि किसी कारणवश यदि हमारे समझौते में कोई बदलाव हो रहा है, हम उसमें कोई परिवर्तन कर रहे हैं, तो उस परिवर्तन को हम पुनर्गठन कहते हैं। ठीक, अब ये बदलाव, जो परिवर्तन है, किन कारणों से होता है, किन परिस्थितियों में होता है, वो परिस्थितियां क्या क्या हैं। देखिएगा, लिखा है कि पुनर्गठन, ठीक है, पुनर्गठन मतलब कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जिनके कारण हमको क्या करना होता है, अपने जो समझौते हैं उनमें बदलाव करना होता है। ठीक ना, और जब हम बदलाव कर देते हैं तो इस स्थिति को हम पुनर्गठन कहते हैं। अब बता रहा है परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। जैसे नए साझेदार का प्रवेश, यदि कोई नया साझेदार आ रहा है, ठीक ना, जैसे अभी 3 साझेदार हैं, इसमें एक नया साझेदार डी आ जाए, तब क्या करना होगा, तब इनको फिर से, जो इन्होंने अपना समझौता किया था, भाई ये तो 3 ही समझौता, अभी तो 3 लोग मिलकर समझौता किए थे जब व्यापार प्रारंभ किए थे। अब नया साझेदार जब आ रहा है तो फिर क्या करना, इसको साथ में लेकर फिर से समझौता करना होगा। तो जब इसको साथ में लेकर ये लोग समझौता करेंगे तो क्या होगा, इनका पुराना समझौता था वो समाप्त हो जाएगा और फिर से इनका एक नया समझौता बनेगा। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, पुनर्गठन कहेंगे। उसी तरह लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, मतलब कि आपने जो आप लाभ बांट रहे थे जिस अनुपात में, उस लाभ विभाजन अनुपात में आपने क्या किया, परिवर्तन कर दिया, तो इसको भी हम पुनर्गठन की स्थिति कहेंगे। उसी तरह साझेदार की सेवानिवृत्ति, कहने का अर्थ है कि
जो हमारा व्यवसाय चल रहा है उसमें जो साझेदार हैं, उन साझेदारों में से यदि कोई एक साझेदार या दो साझेदार या कुछ साझेदार क्या हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं, मतलब चले जा रहे हैं, रिटायर होके चले जा रहे हैं, तो उसमें भी क्या करना होता है कि जब कोई साझेदार या कोई साझेदार चले जाएंगे तो क्या होगा, बाकी के बचे हुए साझेदार हैं, अब उनको आपस में फिर से समझौता करना होगा, क्योंकि अब तो वही बचे हुए हैं। ठीक है, पहले तो क्या था, सभी जो थे उनके साथ मिलकर पूरा समझौता हुआ था। अब बाकी के जो बच जाएंगे, जो चला जा रहा है, उसका उसका तो हटाना पड़ेगा, जो भी चीज उसके साथ समझौता किया है। तो बाकी के साझेदार क्या करेंगे, अब आपस में अपना नया समझौता करेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, समझौते में परिवर्तन, बदलाव हो रहा है, इसको भी हम पुनर्गठन की स्थिति कहेंगे। उसी तरह साझेदार की मृत्यु, साझेदार की मृत्यु होगी, तब जिस साझेदार की मृत्यु होगी उसके साथ जो भी समझौते किए थे उस समझौते को समाप्त करना होगा, फिर से नया समझौता बनाना होगा। ठीक है, तो समझौते में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसको भी हम पुनर्गठन कहते हैं। तो ये स्थितियां हैं जिनके कारण पुनर्गठन कहा जाता है, मतलब कि समझौते में बदलाव हो जाता है और हम इन स्थितियों में ही पुनर्गठन कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें इसमें हमको समझना होता है कि पुनर्गठन क्या है। तो समझौते में बदलाव होता है तो उस स्थिति को हम पुनर्गठन कहते हैं। कौन कौन सी परिस्थितियों में समझौते में बदलाव होता है, तो ये परिस्थितियां दी हुई हैं जिसके कारण समझौते में बदलाव होता है, और इन्हीं परिस्थितियों को हम पुनर्गठन कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में जो आज पढ़ेंगे वो है नए साझेदार का प्रवेश, मतलब कि ये जो पुनर्गठन, क्योंकि पुनर्गठन का चैप्टर जो है वो बड़ा है, आपको बारी बारी करके सब पढ़ाया जाएगा। पहले प्रवेश, फिर उसके बाद सेवानिवृत्ति, फिर मृत्यु। आप देखेंगे बारी बारी इसके सवाल आपको चैप्टर आते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे। तो हम जो अभी आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है नए साझेदार का प्रवेश। ठीक है, नए साझेदार के प्रवेश के जितने भी सवाल हैं वो सवाल इसमें दिए हुए, इनके चैप्टर में दिए हुए, आपको वो हल करना होगा। तो आइए हम इसके सवालों को अब देखते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक ना, मैंने आपको बस पुनर्गठन समझा दिया है, फिर उसके बाद हम इसके सवालों को प्रारंभ करेंगे। तो देखिएगा, इसका थोड़ा सा प्रवेश को देख लेते हैं, इसके थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को देख लेते हैं कि साझेदार का प्रवेश होता क्या है। साझेदार का प्रवेश लिखा है, जब किसी चालू फर्म को अतिरिक्त पूंजी अथवा प्रबंधकीय सहायता अथवा दोनों की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है कि कोई चालू व्यवसाय यानी कि व्यवसाय रन कर रहा है, चल रहा है, और उसको कुछ अतिरिक्त पूंजी, पैसे की आवश्यकता है, या प्रबंधकीय सहायता की आवश्यकता है, प्रबंधन के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, या दोनों की आवश्यकता है। उसको हो सकता है भाई हम कोई व्यापार चलाते हैं और उसमें हमको पूंजी के, अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ जाए, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम देखते हैं कि ये प्रबंधकीय कार्य अच्छा कर सकता है, ठीक ना, तो उस व्यक्ति की यानी कि उस व्यक्ति की हमको जरूरत पड़ जाए, या दोनों, पूंजी या प्रबंधकीय कार्य दोनों की आवश्यकता हमको पड़ जाए, तो हम क्या कर देते हैं कि उस अतिरिक्त पूंजी के लिए या प्रबंधकीय कार्य के लिए नए साझेदारों को अपने व्यापार में प्रवेश दे देते हैं। ठीक है, तो फर्म के साझेदार विद्यमान संसाधनों की पूर्ति के लिए नए साझेदार को प्रवेश देने का निर्णय करते हैं। वही कह रहा है कि जो पुराने साझेदार जो है अभी तक व्यापार चला रहे हैं, वो क्या करते हैं कि नए साझेदार को प्रवेश देने का निर्णय कर लेते हैं। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश सभी वर्तमान साझेदारों की स्वीकृति पर ही मिल सकता है। कह रहा है कि साझेदारी अधिनियम 1932 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को साझेदारी में प्रवेश तभी दिया जाएगा जब उसमें जो व्यापार चल रहा है उसमें जितने भी साझेदार हैं उनकी स्वीकृति हो। ठीक है, वो पहले स्वीकृति देंगे कि हाँ नए साझेदार को क्या किया जाए, प्रवेश दिया जाए, तब नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा। सभी की स्वीकृति यहाँ पर जरूरी है। फिर लिखा है, जब तक कि इसके विपरीत समझौता ना हुआ हो, मतलब कि यदि इन्होंने, जो साझेदार थे, पुराने साझेदार थे, यदि पहले से ही उन्होंने क्या किया, समझौता करके रखा हुआ कि नहीं किसी भी समय क्या किया जाएगा, नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा, ठीक ना, तब वहां पर फिर सभी साझेदारों की स्वीकृति, ठीक ना, उस समय जरूरी नहीं है।
तो ये प्रवेश का थोड़ा सा थ्योरी था, मतलब कि प्रवेश कब होता है, जब व्यापार को कुछ अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है या प्रबंधकीय कार्य के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, तो वो क्या करती है, नए साझेदार को प्रवेश दे सकती है। नया साझेदार पूंजी एवं ख्याति की राशि प्रवेश के समय लाता है। अब नया साझेदार जो होता है वो पूंजी उनके समझौते के अनुसार वो पूंजी ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है, जैसा भी साझेदार लोग समझौता करते हैं, ठीक ना, तो वो पूंजी लाता है और ख्याति की रकम लाता है। फिर लिखा समानता नए साझेदार के प्रवेश के समय निम्न महत्वपूर्ण बिंदुएं होती है। अब कुछ बिंदुएं बता रहा है कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं होती हैं। हम ये बिंदुओं को देखते हैं। लिखा है कि नया लाभ विभाजन अनुपात, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तब नया लाभ विभाजन अनुपात निकाला जाता है। मतलब कि इनके बीच में समझौता होगा। नया साझेदार जैसे ही आएगा, अब समझौता करना पड़ेगा कि भाई नए साझेदार को कितना दिया जाएगा, लाभ में उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा। तो नया समझौता करेंगे और नया लाभ विभाजन अनुपात बनेगा इनके बीच में उस नए साझेदार को लेते हुए। फिर लिखा त्याग अनुपात। ठीक है, अब ये त्याग अनुपात क्या होता है, तो आपको सवाल जब आप इसका बनाएंगे तो आपको सवाल त्याग अनुपात निकालने को कहेगा। ठीक है, तो जब सवाल में हम पहुंचेंगे तो मैं आपको डिटेल से वहां त्याग अनुपात के विषय में समझाऊंगा। केवल अभी मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं। क्या होता है कि जो अभी तक 2 या 3 या 4 साझेदार थे वो क्या कर रहे थे, आपस में इनका जो समझौता था लाभ बांटने का उसके अनुसार वो बांट रहे थे। जैसे कि 3 साझेदार अभी व्यापार चला रहे, 3-2-1 का इनका अनुपात है। ठीक है, 3-2-1 का इनका अनुपात है। अब एक नया साझेदार डी आ जाता है, तो अब क्या करना होगा, अब इनके बीच में समझौता होगा कि भाई आपको कितना हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, तो समझौता जब होगा, क्योंकि लाभ तो हर साल लगभग एवरेज उतना ही रहेगा, तो क्या करना होगा, अभी तक 3 साझेदार बांट रहे थे, अब चौथा साझेदार आ गया, तो ये जो पुराने साझेदार है वो कैसे इसको देंगे, अपने में से हिस्सा काट कर इसको देंगे। पहले जहां पर 6 हिस्से होते थे, अब कुछ हिस्सा इसमें से काट करके इसको देना होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों क्या कर रहे हैं, पुराने साझेदार क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, अपने में से त्याग कर रहे हैं, त्याग करके इसको दे रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं त्याग अनुपात। हमको सवाल निकालने को बोलेगा, हम देखेंगे वहां पर त्याग अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि नया लाभ विभाजन अनुपात भी कैसे नहीं, सवाल आपको बोलेगा वहां पर, सवाल इनके देगा, हमको वहां पर हल करना होगा इनको। फिर आगे लिखा है ख्याति का मूल्यांकन एवं समायोजन। ठीक है, जब हम सवाल बनाते हैं तो हमको कभी कभी ख्याति का मूल्यांकन भी करना होता है और उसका समायोजन करना होता है। ठीक है, कभी कभी सवाल में आपको ख्याति दे दिया रहेगा, कभी कभी नहीं दिया रहेगा, आपको मूल्यांकन करने को बोलेगा। ठीक है, हमको वापस ख्याति का मूल्यांकन करना होगा। हमने देखा है ख्याति को मूल्यांकन करने के जो 4 विधियां हैं, अभी मैंने उसको पढ़ाया नहीं है, मैं ख्याति के मूल्यांकन का भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ख्याति के मूल्यांकन की जो 4 विधियां हैं उसमें से किन्हीं विधियों में से हमको निकालने बोलेगा, निकाल कर फिर उसका समायोजन करना होगा। फिर लिखा है परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों का पुनर्निर्धारण। कहने का अर्थ है पुनर्मूल्यांकन क्या है कि जब हम प्रवेश के सवाल बनाते हैं, प्रवेश नए साझेदार का प्रवेश का सवाल बनाते हैं, तो इनमें हमको कौन कौन से खाते बनाने होते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना होता है। सवाल आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने को कहेगा, दूसरा आपको पूंजी खाता बनाने को कहेगा, और तीसरा आपको चिट्ठा बनाने को कहेगा। ठीक है, ये 3 चीजें आपको बनाने को कहेगा। बाकी ये सब क्या है, बाकी ये लाभ विभाजन अनुपात, त्याग अनुपात और ये ख्याति का ये सब गणना है, ये सब गणना है। ठीक ना, ये सब गणना करने को कहेगा और ये हमको खाता बनाने के लिए कहेगा। ठीक ना, तो ये 3 खाते बनाने को कहेगा। तो हम अभी बात कर रहे हैं पुनर्मूल्यांकन का। अब ये पुनर्मूल्यांकन क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है, पुनर्मूल्यांकन मतलब फिर से मूल्यांकन करना। तो इसको क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ती है, क्या होता है कि जब नया साझेदार आता है तब, ठीक है, ये जो साझेदारी है वो क्या करती है, अपने जो संपत्ति और दायित्व है उनका फिर से मूल्यांकन करती है और उसके लिए एक खाता बनाती है, पुनर्मूल्यांकन खाता। हम सवाल के माध्यम से इसको भी समझेंगे किस तरह इसको बनाया जाता है। अभी आप बस याद रखिए
कि हमको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना होगा। फिर उसके बाद संचित लाभों का विवरण, संचित लाभों का वितरण, मतलब कि जब आप प्रवेश के सवाल बनाते हैं तो उस सवालों में जो संचित रिजर्व जो होते हैं, रिजर्व को हमको क्या करना होता है, रिजर्व को समाप्त करके जो साझेदार हैं, पुराने साझेदार, उनमें बांट दिया जाता है। हम इसको भी देखेंगे। फिर लिखा है साझेदारों के पूंजी का समायोजन, मतलब कि साझेदारों का जो पूंजी होता है उसका समायोजन किया जाता है। तो ये हमारा था, कुछ बिंदुएं थी, इन बिंदुओं को हमको सवाल में देखना होता है, ठीक ना। अब हम आगे देखते हैं कि नया लाभ विभाजन, हम यहाँ से अब सवाल प्रारंभ करेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने इसके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर दिया, ज़्यादा इसका थ्योरी नहीं है, थोड़ा ही है, ठीक ना। अब हम इसके सवालों को देखते हैं। तो लिखा है नया लाभ विभाजन अनुपात, जो पहला सवाल आपका एनसीईआरटी के बुक में है, इसी से है, नया लाभ विभाजन अनुपात, ठीक है। तो नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होता है, जब नए साझेदार को प्रवेश मिलता है तो उसे पुराने साझेदार के लाभ में से ही अपना भाग प्राप्त होता है, ठीक ना। और आपस में समझौता करके ये लोग क्या करते हैं, नया लाभ विभाजन अनुपात बनाते हैं। तो आइए अब हम सवाल को देखते हैं, इसके पहले सवाल को। तो देखिएगा आपकी एनसीईआरटी की बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है इस चैप्टर का। तो ये जो सवाल है वो नया अनुपात निकालने के लिए सवाल आपको कहेगा कि जो नया साझेदार आ रहा है उसको लेते हुए आप नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करें, ठीक है। तो अ और ब फर्म में साझेदार हैं, और ब फर्म में साझेदार है, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। दो साझेदार, इनका लाभ बांटने का अनुपात क्या है, 3:2 का है। वे स को साझेदारी में 1/6 भाग के लिए, 1/6 भाग के लाभ के लिए प्रवेश देते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करें। दो साझेदार हैं, अब इनका अनुपात 3:2 का है। स को वो लोग प्रवेश दे रहे हैं नए साझेदार के रूप में, और उसको कितना देते हैं, 1/6 भाग, मतलब कि उसको जितना भी लाभ होगा उसके 6 हिस्से करेंगे और 1 हिस्सा उसको दे दिया जाएगा। तो ये उसका भाग है, ठीक है। 1/, नया साझेदार, इनके बीच में समझौता हो रहा है कि आपको 1/6 भाग दिया जाएगा। और नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करें। सवाल हमको नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करने को कह रहा है, ठीक है। तो आइए हम अब सवाल को हल करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका हल। तो दो साझेदार हैं, अ और ब, उनका अनुपात है 3:2 का, ठीक ना। तो हम इसको हल करते हैं। तो पहले जो नया साझेदार है उसका भाग कितना है, तो का स का भाग 1/6, उसको 1/6 दिया जा रहा है, ठीक है। पहले क्या था, पहले दो ही साझेदार थे, पहले दो साझेदार थे, अपने लाभ को वो लोग 3:2 के अनुपात में बांटते थे, मतलब जितना भी लाभ होता था उसका 3 हिस्सा अ ले जाता था और 2 हिस्सा ब को प्राप्त होता था। अब क्या हो गया, नया साझेदार आ गया, इन्होंने फिर से समझौता किया आपस में, क्योंकि अब नया साझेदार है तो उसको भाई मालिक बन रहा है, तो उसको भी अब समझौता करना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है। परिवर्तन हो रहा है, नए साझेदार को लेते हुए आप समझौता करेंगे, और उसके साथ समझौता ये हुआ कि आपको 1/6 भाग लाभ में प्राप्त होगा, मतलब कि अब लाभ के 6 भाग होंगे, 1 2 3 4 5 6, उसमें से एक भाग जो है वो स को दे दिया जाएगा 1/6, ये स का हिस्सा हो गया। अब बाकी का जो ये 5 भाग, 1 2 3 4 5, ये 5 भाग जो है 5/6 जो बच जाता है वो इन दोनों का होगा, बचा हुआ इन्हीं दोनों का होगा। अब ये 5/6 इनको कैसे प्राप्त होगा, तो ये क्योंकि सवाल में हमको बताया नहीं, इसका तो बता दिया 1/6 नया अनुपात,
मगर इन दोनों का नहीं बताया कि इनका अनुपात क्या होगा। तो ये जो बचा हुआ जो बच गया जो हिस्सा ये इन दोनों का है, तो ये बचे हुए हिस्से को किस तरह बांटेंगे, ये जो इनका पुराना अनुपात था 3:2 का, उसी में इसको बांट लेंगे। मतलब कि 5/6 को ये लोग 5 भाग कर देंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 5 भाग कर देंगे। 5/6 का 5 भाग करेंगे, उसमें से 1 2 और 3 हिस्सा जो अ ले जाएगा और 1 और 2 हिस्सा ब ले जाएगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसको, तो कैसे निकालना होगा, 5/6 का 3/5, 5/6 का 3/5 और 5/6 का 2/5, तब इनका नया अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो देखिएगा, स का नया भाग हमने देखा, स का भाग देखा 1/6, और स को देने के पश्चात कितना बच जाता है शेष, किसको, अ और ब को देने के लिए शेष भाग, तो हम यहां पर देख सकते हैं 5/6, सीधा सीधा 5। ठीक है, पूरे में से 1/6 भाग हमने 100 को दे दिया, तो बाकी का शेष कितना बच गया, 5/6, 1 2 3 4 5। तो ये शेष भाग किसका है, अ और ब का है। अब हम नया अनुपात निकाल लेंगे अ के लिए, तो 5/6 बचा हुआ था इन दोनों के लिए, 5/6 को ये लोग बांटेंगे अपने पुराने अनुपात में 3/5 में। 5/6 का 3/5, ठीक ना, तो जब निकालेंगे तो 5 3 15, 6 पंचे 30। उसी तरह ब के लिए 5/6 का इसका अनुपात था पुराना 2/5, ये भी निकाल लेगा, 5 दूनी 10 और 6 पंचे 30। ठीक है, तो ये दोनों का यहाँ पर ये निकलकर नया अनुपात आ जाता है, और स का हमारा पहले से दिया हुआ है 1/6। अब आप देखेंगे इनका हर तीनों का अलग अलग है, 30 30 30 और यहाँ पर 6। क्या करते हैं, हम हर को बराबर कर लेते हैं, तो 5 से काटेंगे तो ये 5 3 15 और 5 6 30। इसी तरह इसको भी 5 से काटेंगे और छोटा करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 6 30। तो देखेंगे यहाँ पर सबके हर में 6 6 आ गया है, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। तो इनका अनुपात बन जाता है 3 2 और 1। 3 2 1 का इनका नया अनुपात बनता है। पहले 3 2 का था, जब पुराने साझेदार थे दोनों ने आपस में समझौता किया 3 2 का। अब नया साझेदार आ रहा है, 1/6 के लिया जा रहा है, तो अब नए अनुपात, नए समझौते के अनुसार नया अनुपात क्या होगा, 3 2 1 का होगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल था, इस पहले सवाल का मैंने आपको हल बताया। तो आशा करता हूं कि ये पहला सवाल का हल आपको समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही। आगे इसके सवाल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बनाकर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।